नमस्कार साथियों, तो स्वागत है इस वीडियो में आप लोग का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 21 फरवरी का जो है 21 फरवरी का सेट सेट नहीं शिफ्ट 21 फरवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो कि अगर हम सेट का बात करें तो ये हमारा क्या है, पाँचवा सेट है। क्या है, पाँचवा सेट हम लोग का ये है। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में, क्यू आर मिलकर 37.5 दिनों में, आर और पी मिलकर जो है 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ काम करते हैं, तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि तीनों जब काम करेगा साथ मिलकर तो कई दिन लगेगा, ये हमें बताना है। तो पहले देखिए, पी प्लस क्यू का देखिए, पी प्लस क्यू का कई दिन दिया है, 30 दिन दिया है। उसी तरह Q प्लस R का देखिए कितना है, 37.5 है, 37.5 है, ठीक है। और फिर क्या है, R प्लस P का कितना दिया है, यहाँ पर कितना दिया है, 150 दिया है। तो इससे हम इन सभी का कार्य क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता। तो इन तीनों का जो कार्य क्षमता होगा, तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, 150 आएगा, 150, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो 150 यहाँ पर आया ना। अब देखिए, तो इससे पी और क्यू कितना काम करेगा, क्योंकि ये 30 दिन है और काम कितना 150 है। तो 150 मतलब 30 में 150 कितने बार में, 5 बार में, 5 बार में। तो ये 5 बार में हुआ 37.5, 150 में 4 बार में, और ये 150 एक बार में। यानी कहने मतलब ये है कि तीनों मिल के जो एक दिन में कितना काम करेगा। देखिए, पी क्यू जो है 5 काम, ये 4 काम, ये 1 काम, टोटल कितना हुआ 10 काम। यानी कि एक दिन में 10 काम कर रहा है सभी मिल के, ये सभी मिल के। लेकिन इसमें क्या है, देखिए पी इसमें क्या है, यहाँ एक गो पी है, यहाँ 2 गो, यानी कि 2 गो पी हुआ। क्यू भी क्या है, 2 गो है, आर भी क्या है, 2 गो, यानी कि सब क्या है, 2-2 गो है, सब क्या है, 2-2 गो है। तो 2 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, अंदर बचेगा पी प्लस क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब मिलकर क्या कर रहा है, 10 काम यहाँ पर कर रहा है, ये मिलकर। लेकिन यहाँ पर ये 2 भी तो शामिल है। लेकिन अगर ये 2 अगर हट जाएगा, अगर ये 2 यहाँ पर हटेगा तो कार्य क्या होगा, यहाँ पर घटेगा। तो 2 उस पार जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो पी प्लस क्यू बराबर क्या निकलेगा, तो ये जो ये 2 को यहीं से हम कटा देते हैं। तो ये कटेगा कितने बार, 5 बार में। यानी कि पी क्यू आर एक दिन में 5 काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है। काम कितना है टोटल, 150 काम है। तो एक दिन में 5 काम करेगा, तो 150 काम कई दिन में करेगा, तो 150 बटे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 150 को जो है 5 से भाग दे देंगे। तो 150 बटे 5 कितना होगा, 30 होगा। यानी काम जो है 30 दिनों में क्या करेगा, पूरा करेगा। 30 दिनों में काम को पूरा करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 22 शिक्षकों की औसत आयु जो है 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को भी शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि होती है, यानी कि 1 वर्ष की वृद्धि होती है। तो नए शिक्षक की आयु समझिए, यहाँ पर 22 शिक्षक का जो औसत कितना है, 64 है। तो देखिए, जब यह नया शिक्षक आया तो अगर यहाँ पर 64 ही होता, अगर वह नया शिक्षक आया अगर 64 ही होता तो औसत में कोई फर्क नहीं होता, औसत में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, लेकिन फर्क हुआ है, कितने का फर्क हुआ, 1 वर्ष की वृद्धि हुई है, यानी वृद्धि यानी प्लस हुआ है। तो प्लस 1 की वृद्धि हुई है। अब देखिए, 22 को पहले था, लेकिन बाद में कितना आ गया, 1 और आया, तो टोटल कितना हुआ, 23 हुआ। तो 1 गुना 23 हो जाएगा। तो 64 प्लस 23 कितना होगा, 64 और 23 67 और 20 आपका 87। यानी कि जो नया शिक्षक है उसका आयु कितना है, 87 हो जाएगा, ठीक है। जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और वही अगर अगर कता की कमी आती है तो कमी पता तो माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें क्या थोड़ा सा ये इंग्लिश मतलब इंग्लिश में दे दिया गया है। तो इसका करने का मतलब यह है कि कोई अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का जो आधार है वह ऊंचाई का क्या है, 5/8 है, 5/8 यानी कि ये त्रिभुज का जो ऊंचाई है, यानी कि एच बराबर आपका 7 है, और आधार यानी कि बेस बराबर क्या आपका 5 है, और इसका क्षेत्रफल यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। तो हमें इसका बताना है कि ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई। तो देखिए, त्रिभुज का जो एरिया होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको होता है
1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी आधार क्या है b है और ये h। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए, तो 1/2 गुना आधार कितना है आपका 5 है और ऊंचाई कितना है 7 है और क्षेत्रफल यहाँ कितना, यहाँ पर इसका दिया क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है, तो क्षेत्रफल हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं 18.207 बराबर। अब यहाँ देखिए, तो 5 गुना 7 35, 35/2 यहाँ पर आया ना, तो यहाँ से हम इसका निकाल लेंगे 35, तो 35 यूनिट का जो वैल्यू होगा 2 इस पास जाएगा तो गुना हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा 2, तो 18 गुना 2 36 और यहाँ 207, तो 36.2414 यहाँ पर हो गया। तो 35 यूनिट का वैल्यू ये निकला। तो हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 36.414/35, ये निकला 1 यूनिट का वैल्यू। हमें क्या पूछा था, हाइट यानी कि ऊंचाई निकाला। हाइट का मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है h है, क्या इसका मान क्या है 7 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो इससे हम यहाँ पर जो है 7 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए इसी को 7 कर देते हैं, तो यहाँ गुना 7 हो जाएगा, गुना 7 हो जाएगा, तो 7 से कटेगा 5 बार में, और ये 36 को अगर हम कटाएँ तो यहाँ अगर 5 से इसे कटाएँ तो 7 बचे 35, मतलब हाँ 35 मतलब 7 बार में होता है ना, 7 बार में 10 मतलब फिर 1 ज़्यादा है, तो ये क्या 14 आपका 2 बार में, यानी 27 पॉइंट मतलब 7.2 लगभग आता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 7.14 लगभग में, मतलब ये आ गया। ठीक है, ऐसे तो 7.28 आता है, लेकिन इसमें जो है आना तो यही चाहिए, लेकिन ऑप्शन में भी यही होना चाहिए, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ होगा। अगर आप लोग भी कैलकुलेशन करके अगर देखेंगे तो इतना ही आएगा, ये 7.28 ही आएगा, बाकी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का देखिए, तो ये तो सॉल्व करना है इसे। तो देखिए पहले यहाँ पर ब्रैकेट का काम तो करेंगे ही, तो देखिए यहाँ पर अगर हम 27 गुना 50 करें और भाग क्या है 25 है, तो यहाँ हम करेंगे बटे 25 कर देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट है, तो 25 है 2 बार में कटेगा, तो बचा कि नहीं है 54, 27 गुना तो 54, यानी कि इधर का काम क्या हुआ 54, यहाँ पर क्या हुआ 54, फिर यहाँ गुना 5 है, गुना 5, फिर यहाँ 15 में 14 गया 1, गुना 1 प्लस, अब देखिए 800 में 25 को मतलब भाग देंगे, 25 से मतलब भाग देंगे, तो 25 से कितने बार में कटेगा आपका ये जो है 32 बार में, हाँ 32 बार में कटेगा, यानी यहाँ पर क्या आया 32 आया। अब इसे जो है सॉल्व करते हैं, तो 54 गुना 5 कितना हुआ 270 और यहाँ 32, तो 70 और 32 102 और यहाँ 2, यानी कि 302 आया, 302 यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, तो 2.3 पर बार है, फिर प्लस 4.3 पर बार है, यानी कि बार का मतलब होता है ये जो है, मतलब ये जैसे जिस पर भी बार है, जैसे यहाँ 3 पर बार है, तो जैसे यहाँ 2.3 पर क्या है बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2.3333333, ये मतलब जो चलते रहेगा, ये क्या चलते रहेगा, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए इसका एक तरीका होता है, नियम होता है। तो देखिए यहाँ देखिए, अगर हम खाली मतलब इसे देखिए यहाँ कितना है 23 है, हम इसे दशमलव को नहीं देखते हैं, खाली देखते हैं संख्या को। देखिए तो संख्या क्या है 23 है, तो हम 23 को यहाँ पर लिख लिए, 23 को लिख लिए। ठीक है, फिर माइनस इसमें करते हैं, माइनस। देखिए अब जो है किस में मतलब कै गो संख्या में, मतलब इसमें जो है कै गो संख्या में मतलब बात नहीं है, मतलब किस में बात नहीं है, तो उसे लिखते हैं। तो यहाँ 2 में देखेंगे बार नहीं है, मतलब 2 में बार नहीं है, तो हम यहाँ 2 को लिखेंगे बटे। अब देखिए बटे जय गो संख्या में बार है, तो देखिए एक गो संख्या में क्या है बार है, तो जय गो संख्या में बार रही है उसे हम नीचे में 9 लिखते हैं। जैसे कि यहाँ बार क्या है मतलब जो है एगो बार है तो एगो 9 लिखेंगे। अगर 2 को बार रहता 2 को संख्या में बार रहता तो 2 को 9 लिखते हैं। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर दशमलव पे इधर भी अंक है, इसलिए जो है हम यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि होता क्या अगर देखिए अगर इस टाइप पर होता, अगर 0.3 रहता तब हम क्या करते हैं, तब हम जो इस टाइप से करते हैं कि मतलब जो है 3 को लिखते हैं, फिर यहाँ जो है किसमें बात नहीं है तो यहाँ पर -0 होता है, क्योंकि बात तो इसमें मतलब बिना बार वाला तो इसमें संख्या ये नहीं है, तो -0 होता है।
और फिर क्या गुम 12, 1 गुम तो 9 हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे कोई मतलब संख्या मतलब जो है दशमलव की इधर भी संख्या नहीं है तो यहाँ तो नहीं होता, लेकिन अगर इस टाइप पर आता है 0 पॉइंट जैसे कि 73 रहता है, इसे मान लीजिए अगर 73 रहता है तब हम क्या कहते हैं 73 माइनस, देखिए 7 में क्या बात नहीं है तो -7 करते हैं। और आपका जो है फिर देखिए कई गो में 12 है, 1 में 12 है तो 9 लिखते हैं, और कई गो में 12 नहीं है, 1 में 12 नहीं है तो यहाँ 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, क्योंकि 7 में 12 नहीं है तो यहाँ 0 लगाएं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दशमलव का इस पार है, दाएं साइड मतलब बाएं साइड है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर यही हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है 23 माइनस क्या को में 12 नहीं है, 2 में 12 नहीं है तो 2 लिखेंगे, 2 में 12 नहीं है बटे 1 में 12 है तो 1 में 9 लिखेंगे, प्लस वैसे इसको देखें 43 लिखेंगे, माइनस किस में 12 है 3 में 12 है तो सॉरी मतलब किस में 12 नहीं है, 4 में 12 नहीं है तो 4 को लिखेंगे, बटे कै को में 12 है 1 में तो 1 को 9 लिखेंगे। यानी इस टाइप से होता है। इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए फिलहाल इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर घट के कितना आ जाएगा 21 बटे 9 प्लस यहाँ पर 43 में 4 गया 39 बटे 9। ठीक है, अब देखिए तो एलसीएम लेंगे तो बटे 9 होगा, और यहाँ प्लस 21 और 39 कितना हो जाएगा, 21 और 39 आपका हो जाएगा 60, कितना होगा 60 होगा। फिर ये जो है 3 से कटेगा, ये 3 बार में और ये आपका 20 बार में, यानी कि 20 बटे 3 इस ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका नियम है। चलिए आगे देखिए, यदि कुल वस्तुओं का जो है 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कुल वस्तु मान लेते हैं 100 है, कुल वस्तु क्या 100 है, कुल वस्तु 100 है। अब इसमें से क्या कहता है 70% को जो है 10% का 20% के लाभ पर बेचता है, तो 70 को जो है कितने में बेचा 20% के लाभ पर, तो 70 का 20% कितना होगा, 70 का जो 20% कितना होगा 14 होगा, तो 70 और 14 84, यानी कि 84 में बेचा है तब ना 20 का लाभ होगा, तो 84 में बेचा, बचा कितना यहाँ पर 70 तो बेचा, 30 यहाँ बचा। अब ये जो 30 है इसे जो 10 की हानि पर बेचता है तो 30 का 10% 3, यानी कि इसे जो है 30 में 3 क्या 27, यानी कि 27 में इसे बेच रहा है, इसे क्या कर रहा है 27 में बेच रहा है। ठीक है, अब टोटल कितना में बेचा, टोटल अब हम इसे यहाँ अगर देखें तो 84 और 27 कितना हो गया, 84 और 27 को प्लस करें तो 111 होगा, 111 होता है प्लस करने पे, यानी कि 111 में टोटल इन्होंने बेचा, खरीदा कितने में था 100 में, 100 में खरीदा 11 में 111 में बेचा है, कितना का फर्क है 11 का फर्क है, तो यानी कि यही 11% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, क्योंकि कंपेयर तो 100 ही से होना है ना, अगर 100 से कंपेयर रहे तो सीधा डायरेक्ट जो है वही परसेंट लिख देते हैं, तो यहाँ पर 11% यहाँ पर हो जाएगा, 11% हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये तो आसान है, खाली स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, प्लस यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें 4 अंक के बाद हो जाएगा, तो एक यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर हो गया। अब प्लस करते हैं तो यहाँ पर क्या है प्लस करेंगे तो 25, फिर यहाँ पर क्या है 25 है 0.0, तो यहाँ पर 0.25 यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, देखिए एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के जो 16/25 के पर बेचने पर हानि होती है तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। तो ये तो आसान है कि मतलब अंकित मूल्य पर मतलब अंकित मूल्य आपका विक्रय मूल्य, मतलब ये विक्रय मूल्य जो है एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के इतना में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य 16 है और अंकित मूल्य 25 है। MP कितना है, MP और SP, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही मतलब दे दिया है कि आंसर क्या दिया है कि पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर, यानी कि MP अगर 25 है तो SP कितना है 16 है, तो यही तो आपका अनुपात निकल गया 25:16, और यही में पूछ भी रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तो इसमें भी देख सकते हैं, तो पहले इसमें भी ब्रैकेट का काम करेंगे, तो यानी कि 6 + 2 गुना, देखिए 9 में 4 गया 5 5/2, तो 2 यहाँ 2 ख़त्म,
तो यहाँ तो खत्म हो गया, तो 6 5 11, 6 और 5 क्या बचा 11 यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। तो यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है तो उसके वेतन का जो उसके वेतन का 75% है, तो रमन का वेतन कितना है? तो रमन का वेतन हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए रमेश चलिए यहाँ लिखते हैं पहले रमेश, चलिए खाली आर इसमें आर दे देते हैं और रमन को हम दे देते हैं आर एम दे देते हैं, ठीक है, आर एम, ठीक है, समझिए। तो अगर यहाँ पर बोल क्या रहा है कि रमन से 20% अधिक, यानी कि अगर रमन आपका जो है रमन अगर 100 कमाता है तो ये रमेश कितना कमा रहा है? तो रमेश आपका जो है 120 कमा रहा है, क्योंकि 120 क्या है मतलब 20% क्या अधिक है, तो 120 कमा रहा है। अब देखिए क्या कहता है कि रमेश जो है 33,750 बचाता है, जो उसके वेतन का 75% है, यानी कि 75% ये बचाता है। तो हम 120 का क्या करेंगे, सीधा जो है 75% निकाल लेंगे। तो 120 का 75%, 75/100 हो जाएगा। ये 25 से कटेगा 3 बार में और ये आपका 4 बार में, फिर ये 4 से कटेगा ये 120 जो है 30 बार में, 30 × 3 90, यानी कि 90 रुपये क्या है इसका, मतलब 90 रुपये, यानी कि ये बचा रहा है, 90 रुपये क्या कर रहा है बचा रहा है। और यहाँ कितना है, इतना है 33,750, यानी कि 90 यूनिट का जो वैल्यू आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33,750 हो जाएगा। तो इससे हम क्या निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू, तो 0 यहाँ से ख़त्म और हाँ 9 से भी कट जाएगा, तो 9 से कटेगा, तो इससे हम जो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 9 से कटेगा कितने बार में, 27 आपका 3 बार में, 6 बचा 67, फिर 63 आपका 7 बार में, 4 बचा 45 आपका 5 बार में, 375 हुआ। हमें किसका पूछ रहा है, हमें पूछा है रमन का। तो रमन का तो 100 है, तो 1 यूनिट का इतना है, तो 100 का कितना होगा, तो 100 का कितना होगा, सीधा जो है 375 से गुना हो जाएगा, तो बराबर 375 00 37,500 इसका क्या आया, वेतन आया आपका, किसका, रमन का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 512 के 64% और प्लस जो है 215 के 46% का मान कितना है? तो देखिए 512 गुना 64/100 प्लस, क्योंकि परसेंट का मतलब बटे 100, 215 गुना 46%, 46/100 ये होता है। तो कहने मतलब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे आप मतलब सॉल्व करके देख सकते हैं, तो इसका आंसर यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मतलब थोड़ा गुना करने में थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है, इसे जो है इसे मतलब जो है आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मतलब मैंने इसे सॉल्व करके देखा था तो इसका आंसर यही आ रहा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो रेलगाड़ी का इसमें चाल हमें बताना है। तो 600 मीटर का रेलगाड़ी का लंबाई है और व्यक्ति को जो 20 सेकंड में पार करता है, लेकिन इसमें क्या बोला है, जैसे कि रेलगाड़ी जैसे मान लेते हैं यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है, और वो व्यक्ति भी क्या यहाँ जा रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है, तो व्यक्ति भी यहाँ पर जा रहा है। तो होता क्या है कि जब विपरीत दिशा में कोई किसी को पार करता है तो दोनों का गति को हम प्लस कर देते हैं, क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, दोनों का गति को प्लस कर देते हैं। अगर विपरीत दिशा में दोनों पार हो रहा है तो क्या होता है, प्लस कर देते हैं दोनों की गति को, दोनों की गति को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो व्यक्ति और रेलगाड़ी का चाल कितना है, रेलगाड़ी का चाल व्यक्ति का 5 गुना, यानी कि अगर व्यक्ति अगर एक है, व्यक्ति अगर 1 किलोमीटर जाता है तो यह 5 किलोमीटर जाता है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं 5 गुना है, ठीक है। अब देखते हैं, तो 20 सेकंड में 600 मीटर है ना, यानी कि 20 सेकंड में 600 मीटर का दूरी यहाँ पर तय हुआ है, 20 सेकंड में 600 मीटर का। तो इससे हम इसका पहले गति निकाल लेंगे। तो 600 मीटर जो है, 600 मीटर कितना में 20 सेकंड में यहाँ पर पार कर रहा है, तो इसे हम जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने का यहाँ मीटर में दिया है, यहाँ ये मीटर में दिया और यहाँ सेकंड में दिया है। तो
मतलब जो है किलोमीटर प्रति घंटा बदलने का सीधा होता है, सीधा हम क्या करते हैं 18/5 से गुना कर देते हैं, 18/5 से गुना कर देते हैं, तो ये आपका जो है निकल जाता है। और बाकी अब कैसे 18/5 आता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 18/5 या आता कहाँ से है। तो देखिए, जैसे कोई मीटर प्रति सेकंड है, मीटर यानी मीटर बटे सेकंड है, तो मीटर को किलोमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 1/1000 करेंगे, तब ना 1 किलोमीटर में बदलाएगा। और सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटा में 60 मिनट, तो उस हिसाब से 60 मिनट मतलब 1 घंटा में 3600 सेकेंड है, तो 1/3600 इसमें कर देते हैं, 1/3600 यहाँ पर कर देते हैं, ये यहाँ पर होता है। अब देखिए 3600 से यहाँ ऊपर आ जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आया, मीटर बटे सेकेंड गुना 3600 आपको ऊपर आ जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा। अब देखिए, तो ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा और ये कटेगा 18 और ये आपको 5, तो बचा क्या 18 और 5, 18/5 है। इस टाइप से हम करते हैं। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो हम इसे उल्टा करते हैं, तो 5 को ऊपर 18 को नीचे, यानी इस टाइप से हम करते हैं। तो करने का मतलब है 600 मीटर है बटे 20 गुना 18/5 करेंगे तो इससे हमारा निकल जाएगा। तो देखिए जीरो तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये इससे 12 बार में कटेगा और यहाँ से 9 बार में, तो 12 गुना 9 कितना है 108, यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या है, दोनों मिला के इसमें चाल हुआ। क्योंकि ये जो 108 है, क्योंकि देखिए इसमें व्यक्ति का भी गति उसमें शामिल है ना, क्योंकि 20 सेकंड में जो पार हुआ, क्योंकि ट्रेन आपका ऐसे जा रहा है और व्यक्ति आपका इधर से ऐसे आ रहा है, तो दोनों का गति इसमें शामिल है, जो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब व्यक्ति का चाल कितना है, व्यक्ति का चाल जो मतलब ट्रेन का चाल क्या है, व्यक्ति से 5 गुना है। यानी कि अगर व्यक्ति को हम m मानते हैं और ट्रेन को हम t मानते हैं, अगर ये m का चाल अगर x है तो ट्रेन का कितना है 5x है। टोटल कितना है, टोटल 6x हो जाएगा, 6x, और 6x का यहाँ कितना निकला टोटल, यहाँ 108 निकला टोटल 108, यानी कि 6x का वैल्यू क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 बार में ये कटेगा, 6 से कटेगा कितने बार में 108 आपका जो कितने बार में कटेगा 18 बार में, यानी कि x का वैल्यू क्या निकला 18 निकला। हमें क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी का चाल कितना है 5x है, तो 5 गुना 90 5 गुना यहाँ पर 18 नहीं हुआ, यहाँ पर 18 हुआ भाई 18, ठीक है 18 कट के यहाँ 18 नहीं हुआ, हाँ ठीक है। तो रेलगाड़ी का चाल कितना है 5x है, x है 5x है, तो 5x गुना 18, यानी कि मतलब 5 गुना 18 करेंगे तो 18 पंचे 90, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,000 और 14,400 रुपये है, तो मूलधन कितना है। तो समय यहाँ 2 साल दिया, तो पहले हम देखेंगे साधारण ब्याज को, तो 12,000 है, तो 2 साल का 12,000, यानी कि प्रत्येक साल जो है 6-6 हज़ार करके जो प्रत्येक साल इसमें मिलेगा, 6-6 हज़ार करके प्रत्येक साल मिलेगा, तब ना तो यहाँ 12,000 हुआ, यानी ये पहला साल या दूसरा साल, ये आपका हुआ साधारण ब्याज का बात हो रहा है। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे हम जाते हैं हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी कि पहला साल तक तो वो सेम रहेगा, लेकिन जैसे दूसरा में जाएंगे यहाँ तो 6,000 मिलेगा ही। देखिए ये तो जैसा ये SI का बात हुआ। अब CI में क्या होगा, CI में क्या हुआ, जैसे ये देखिए 6,000 और 6,000 यहाँ तो मिलेगा ही, लेकिन जैसे हम यहाँ पर जाएंगे दूसरे वर्ष में तो हमें इसका भी ब्याज मिलेगा 6,000 का। तो देखिए कितना यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर 6 और 6 12,000, यहाँ तो 12,000 सेम है, 12,000 और यहाँ भी 12,000 सेम है। अंतर क्या है, तो यहाँ क्या है 14,400, यानी कितना ज़्यादा है, तो यहाँ 2,400 क्या ज़्यादा है, 2,400 क्या ज़्यादा है, यानी कि यही 2,400 क्या इसका ब्याज है 6,000 का, 6,000 का ब्याज 2,400, यानी कि 2,400 ब्याज मिला, 2,400 जो ब्याज मिला किस पर 6,000 पर, किस पर 6,000 पर, तो 2,400 ब्याज मिला 6,000 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, तो 0 यहाँ से ख़त्म, 1 0 यहाँ से ख़त्म और 6 से कटेगा ये 40 बार में, यानी कि 40% क्या मिला ब्याज मिल रहा है, 40% ब्याज यहाँ पर मिल रहा है, 40% है। अब देखिए
साधारण ब्याज का बात करते हैं तो यहाँ 6,000 करके मिल रहा है और यहाँ दर कितना है 40% है, यानी कि 40% का वैल्यू क्या है 6,000 है। 40% का वैल्यू यहाँ लिखते हैं, 40% का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना है 6,000 है। हमें बोला है मूलधन कितना है, तो कोई भी चीज़ अपने में तो 100 होता है, तो 100% कितना होगा, तो ये जो 40% है ये 100 क्या, ये जो 100% है 40 का क्या है 2.5 गुना ज़्यादा है, यहाँ क्या है 2.5 गुना ज़्यादा है, तो ये भी तो इसका 2.5 गुना होगा। तो 6,000 का 2.5 गुना यानी कि 2.5 गुना कितना होगा, चलो ने 12 और 12×3 = 15, यानी कि 15,000, यानी कि 100% का वैल्यू क्या निकला 15,000, यानी कि मूलधन क्या हो जाएगा 15,000। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए 14 नंबर सवाल देखें। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 2:3 है। तो मिश्रण में कुल मात्रा में दूध मिलाया जाता है, कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, यानी कितना दूध मिलाया गया हमें वो बताना है। तो देखिए पहले मिश्रण कितना था, ये दूध को हम M लेते हैं यानी मिल्क, और पानी को वाटर यानी कि W। तो दूध आपका कितना में है 3 है और या 2 है। ठीक है, टोटल यहाँ कितना है 5 है, यानी कि टोटल यहाँ पर 5 रेशियो है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर कितना हो जाता है 10 हो जाता है, और ये पानी सेम में रहता है, तो कितना हो गया यहाँ पर 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया। लेकिन हमें इस 13 से मतलब नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ क्योंकि हमें प्रारंभ वाला पूछ रहा है तो 13 से मतलब नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कितने की इसमें वृद्धि हुई, यहाँ पर देखिए कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर 8 की वृद्धि हुई, 8 की, लेकिन पानी तो सेम ही रहा, पानी क्या रहा सेम ही रहा है। यानी कि अगर 5 किलो अगर मिश्रण था, अगर ये 5 किलो मिश्रण था तो उसमें हम 8 किलो अलग से दूध मिलाया गया, तब ना यह 10 हुआ, तो 8 किलो दूध इसमें अलग से मिलाया गया। तो 8 किलो दूध मिलाया किस पर 5 पर, क्योंकि 5 था ना पहले, क्योंकि प्रारंभिक मिश्रण का पूछ रहा है, तो 5 में मिलाया तो 100 पर कितना होगा, क्योंकि परसेंट बोला है तो इसलिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 से कटेगा ये 20 बार में, 20 × 8 आपका 160, यानी कि 160% क्या मिलाया दूध मिलाया, 160% दूध में यहाँ पर मिलाया गया। ठीक है, चलिए देखिए आगे। देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 1,690 रुपये, यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो देखिए 35 का छूट अगर देगा, जैसे कोई चीज़ 100 है तो 100 में अगर 35 का छूट दे देगा तो बचेगा कितना 65, यानी कि 65% में सामान को बेच रहा है, और यानी कि 65% में क्या कर रहा है सामान को बेच रहा है। और यहाँ कितना है 1,690, यानी कि 65% का जो वैल्यू है कितना है 1,690 है। ठीक है, अब देखिए तो इससे ये 13 से कट जाएगा, 13 से अगर ये कटा है हम तो ये 5 बार में कटेगा, तो यानी 5%, और ये जो है ये कटेगा 13 से 130 बार में। तो इससे हम 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो 1% का वैल्यू, फिर ये 5 से कट गए तो ये आप कितने बार में कटेगा 5 से 26 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू क्या निकला 26 निकला। हमें पूछ रहा है अंकित मूल्य, क्या पूछ रहा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो आपका 100 है, अंकित मूल्य तो 100 है, अंकित मूल्य क्या है 100 है, क्या है 100 है। तो 1 का वैल्यू जब 26 है तो 100 का कितना होगा, तो 100 का 2600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2600 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, फिर इसमें भी इंग्लिश में क्वेश्चन मतलब दिया गया है, तो मतलब होता क्या है कि आंसर की जो होता है तो उसमें कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में मतलब दिखता है, हालांकि वहाँ जो भी एग्जाम में बैठे होंगे तो वहाँ मतलब हिंदी में ही दिखता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो अपडेट होने का जो उसमें मतलब इंग्लिश में ही रह जाता है, तो ये इसमें हुआ है। तो अरविंद कैन डू ए वर्क 20 दिन, यानी कि 20 दिन में काम कर रहा है, और बख्शी जो है 22 दिन में, यानी कि अरविंद को ये मानते हैं ए जो है कोई काम को 20 दिन में कर रहा है, और बख्शी जो यानी बी जो है कोई काम को जो 22 दिन में कर रहा है। क्या कहता है कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं 5 दिन साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितना बचा। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों का हिसाब करते हैं कि क्षमता निकालते हैं, तो इन दोनों का क्षमता, तो 20 और 22 का एलसीएम कितना होगा 220 होगा, 220 होगा। तो 20 में 220 कितने बार में 11 बार में, 11 बार में, और इसमें 10 बार में, तो दोनों मिलकर कितना कम करेगा। देखिए क्षमता यहाँ निकल गया, 11 और 10, तो दोनों मिलकर 21 काम करेगा, 21 काम करेगा। दोनों मिलकर कितना काम यहाँ पर किया 5 दिन काम किया,
तो 21 एक दिन में 21 काम हुआ, तो 5 दिन में कितना काम, तो 21 गुना 5 105, 105 काम हो गया। तो बचा कितना, टोटल काम तो यहाँ 220 है, 220 में से 105 को घटा देंगे, यहाँ पर 105 को हम माइनस कर देंगे, तो 115 बचेगा। तो 115 काम बचा। अब ये जो 115 काम बचा किस पर बचा, का टोटल में से बचाना। ये जो 115 काम बचा टोटल में ही से बचाना। टोटल कितना है, 220 है, यानी इसी में से बचाना, इसी में से बचा। तो यानी कि 115 काम किस में बचा, 220 में ही बचा, 220 में ही बचा। ठीक है, अब इसे हम कटा लेते हैं। तो 5 से अगर कटाएँ तो ये कटेगा आपका 23 बार में, और ये 5 से जो आप कटेगा 44 बार में, यानी कि 23/44 आपका आता है। 23/44 जो है काम यहाँ पर क्या होता है, बच जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक परिवार के आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। यदि परिवार का व्यय 29,510 है तो परिवार का बचत कितना है। तो आय और व्यय का पहले अनुपात देखते हैं। आय और व्यय मतलब खर्च। तो आय आपका 19 है और व्यय 13 है, तो बचत कितना होगा। आय में अगर व्यय को माइनस करें तो क्या होगा, बचत निकल जाएगा। तो बचा कितना, 19 में जो था 13 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, तो बचा आपका 6 आपका बचा, 6 क्या वो बचा हुआ। तो हमें क्या पूछ रहा है, बचत याद करना है। यदि परिवार का व्यय, तो व्यय कितना 13 है, और 13 का वैल्यू यहाँ कितना है 29,510, यानी कि 13 यूनिट का जो वैल्यू है, 13 यूनिट का जो वैल्यू है कितना है 29,510। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, देखिए 13 से कट जाएगा, 13 से कटेगा, तो इसे हम कटाते हैं 13 से। 29, 26 आपका 2 बार में, 3 बचा, 35, फिर 26 आपका 2 बार में, फिर ये बचा कितना 5 और 4 9, 91, 91 आपका 7 बार में, फिर यहाँ 0 भी है। 2270 यहाँ पर क्या हुआ, इसका 1 का वैल्यू निकला। हमें बचत पूछा है, तो बचत कितना 6 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6 गुना क्या 1 का वैल्यू इतना है, तो 6 गुना 2270, तो गुना करते हैं। तो यहाँ 0, 7 गुना 6 42, हासिल 4, फिर 6 दूनी 12, 12 4 16, हासिल 1, यहाँ 16 या हासिल 1, और फिर 6 दूनी 12, 12 13, 13,620 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक दर कितनी है। ठीक है, यानी कि धनराशि का मतलब ब्याज क्या है, धनराशि का 2/5 है, यानी कि आपका जो धनराशि आपका 5 है, धनराशि 5 हो गया, और ब्याज कितना हो गया, ब्याज आपका 2 हो गया। ब्याज क्या हुआ, 2 हुआ, तो इससे हम दर निकाल लेंगे। तो 2 रुपये ब्याज मिला किस पर, 5 रुपये पर। 2 रुपये ब्याज मिला किस पर, 5 रुपये पर। तो दर निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो 20 बार में कटेगा, 20 गुना 2 40, यानी कि 40% टोटल ब्याज मिला। कितने समय में, 20 साल में, 20 साल में। तो कलर पहले बदलते हैं। तो 20 साल में जो है, 20 ईयर में क्या मिला हमें, 40% मिला, 40%। तो 1 साल का कितना मिलेगा, तो 0 यहाँ से ख़त्म, यहाँ से 2 बार में कटेगा, तो 1 ईयर का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से कटा 2 बार में, यानी कि 2%, यानी 1 साल में कितना मिलेगा। क्योंकि देखिए 20 साल में अगर 40 मिलता है तो 1 साल में 2%। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है, 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, यानी कि 1 रुपये में कै कलम बेचेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ कलम का हिसाब बाद में करेंगे, पहले रुपया का हिसाब करते हैं। खाली 35 को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए 1 रुपये को देखिए, 1 रुपये में अगर जो है 40 का लाभ कमाना है, तो अगर 1 रुपये में 40 का लाभ कमाना है तो इसे कितना में बेचना होगा, तो 1 रुपया 40 पैसा में बेचना होगा, यानी 1.40 में क्या होगा, बेचना होगा, तब ना उसे 40% का लाभ होगा। यानी कि 1 रुपया 40 पैसा में, देखिए क्योंकि 35 कलम खरीदा था ना। ठीक है, तो 1 रुपया 40 पैसा में जो है इन्होंने क्या किया, 35 कलम बेचेगा। 35 कलम क्या करेगा, बेचेगा। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है,
हमें यहाँ 1.40 का नहीं पूछ रहा है, हमें यहाँ 1 रुपया का पूछ रहा है। तो एकदम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। जब इसका वैल्यू हमें पता है तो इससे तो एक काम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक का कैसे होगा, तो एक का क्या होगा, तो इस पर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 35 बटे 1.40। दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पर 2 जीरो से गुना यहाँ पर हो जाएगा, 1 जीरो से यहाँ ख़त्म ही हो जाएगा। और यहाँ 14 से 1 कटेगा, यहाँ मतलब 7 से कटेगा 2 बार में, और 35 आपका 7 से 5 बार में। फिर यहाँ 2 कटेगा, इससे जो है 5 बार में। 5 गुना 5 25, क्या आया 25,000। 25,000 यानी कि जो है कितने में बेचेगा, यानी कि 1 रुपये में 35 को कलम बेचेगा, 1 रुपये में 25 को कलम बेचेगा, 1 रुपये में 25 को कलम बेचेगा। चलिए अब एक अंतिम क्वेश्चन बचा है, इसे भी कर ही लेते हैं। ठीक है, देखिए 35 कर्मचारियों की औसत आय जो है के रुपये है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत जो है 19,000 रुपये हो जाती है। तो यदि प्रबंधक की आय इतना है तो के का मान बताना है। ठीक है, ये हमें देखना है। देखिए 35 वो क्या है, कर्मचारी है, और इसमें अगर प्रबंधक को भी शामिल कर दे तो क्या होगा। देखिए 35 को कर्मचारी है और प्रबंधक को शामिल कर दे तो कितना होगा, तो आपका 36 को कर्मचारी हो गया। टोटल का वो हो गया, काम करने वाला 36 को हो गया। तो सभी का औसत कितना हो जाता है, 19,000 हो जाता है। तो देखिए औसत आपका 19,000, औसत आपका 19,000 है, औसत आपका क्या है 19,000 है, और आदमी कितना है 36। तो टोटल इनकम कितना हुआ, टोटल इनकम कितना होगा, तो 36 गुना 19,000 कर देंगे, 36 गुना 19,000 यहाँ पर कर देंगे। तो अब इसे हम गुना करते हैं, तो ऐसा करते हैं, पहले हम 30 से करते हैं, तो 19 गुना 3, तो यहाँ 57 यहाँ होगा, क्योंकि 30 से करें तो 1 जीरो और यहाँ 3 जीरो पहले से है, तो 4 को यानी कि जीरो यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ 6 से गुना करके प्लस कर देंगे, 6 से गुना करके, तो 19 गुना 6 आपका कितना होता है, 114 होता है, और फिर 3 को जीरो है, यानी कि आपका 1,14,000 यहाँ पर हुआ। तो टोटल यहाँ कितना हो गया, 5 और 1 6 हुआ, और यहाँ पर क्या है 70,000, और यहाँ कितना है 14,000, तो 70 और 84, यानी कि 6,84,000 यहाँ पर आपका आया। ये आपको हुआ टोटल इनकम। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ये जो प्रबंधक का इनकम को घटा देंगे, तो इसका इनकम कितना है 54,000, क्योंकि ये टोटल है। तो टोटल में से हम 54,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 6,084 में 54 गया तो कितना आपको बचेगा, 30 बचेगा। 6,000 यानी कि 6,30,000 की इनकम आपका हुआ। हमें क्या पूछा, के का मान, तो ये के क्या है, के जो है औसत है, किसका औसत है, 35 का औसत है, 35 को कर्मचारी का। तो देखिए हमें टोटल पता चल गया, टोटल कितना है 35 में, यहाँ कितना है, टोटल कितना है 6,30,000 टोटल है। तो अगर हम इसे 35 से भाग देंगे तो क्या हमारा औसत नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, 35 से सीधा क्या करेंगे, भाग देंगे, 6,30,000 को 35 से भाग दे देंगे, 35 से भाग देंगे, तो ये 7 से कटेगा 5 बार में, और ये 7 से 63 आपका कितने बार, 9 बार में। यहाँ 4 को जीरो, 90,000। फिर 5 से कटेगा 90,000, 5 से कटेगा 18 बार में, यानी कि 18,000 आपका निकला, 18,000, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी इस तरीके से, मतलब इसमें करना कुछ नहीं था, खाली बस वह गुना भाग का इसमें खेल था। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, ये 5वां सेट कंप्लीट हुआ, जो कि 21 फरवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।